हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे उस टैक्स सेविंग की अगर आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करते हैं अंडर सेक्शन 80C से लेके अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2। 80C एक बहुत ही फेमस डिडक्शन है। अगर आप टैक्स पेयर हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको ज़रूर इस सेक्शन के बारे में आइडिया होगा कि इस सेक्शन के अंदर आपको 1.5 लाख तक की मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट इसके अलावा अदर सेक्शंस भी हैं, जैसे सेक्शन 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1B एंड सबसेक्शन 2। अब इन सेक्शंस के अंदर आपको कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या किस हेड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो इसको लेकर टैक्स पेयर्स के बीच में कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो आज इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही मैंने इस टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूं और मैं आपको बताऊंगा 80C के अलावा इन सेक्शन के अंदर भी आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यदि आपको कोई अमाउंट इसके अंदर डिडक्शन का मिलता है। तो चलिए आज हम डिटेल में इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप सारे ही सेक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80C के बारे में। सेक्शन जो 80C है, ये जो है इसके अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है ये मिलती है 1.5 लाख रुपया पर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये जो डिडक्शन अवेलेबल होती है ये डिडक्शन एक इंडिविजुअल या एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लेम कर सकती है। अब इस सेक्शन के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ये जो नीचे दिए हुए इतने सारे एरियाज़ हैं इनके अंदर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। वो क्या क्या एरिया हो सकते हैं? सबसे पहले आप किसी PPF में पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो कि आपका डिडक्शन होता है प्रोविडेंट फंड का, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके बच्चे हैं और वो पढ़ाई करते हैं किसी स्कूल में तो उस केस में आपको ट्यूशन फ़ीस की डिडक्शन मिल जाती है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है पूरी फ़ीस की डिडक्शन आपको नहीं मिलती है, आपको सिर्फ जो उसमें ट्यूशन फ़ीस का पोर्शन होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। अगर आप किसी भी तरीके की LIC की प्रीमियम की पेमेंट करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आपकी बेटी है तो उस केस में आप पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के तहत, उसमें आपको डिडक्शन मिल जाती है। ELSS में आपको डिडक्शन मिल जाती है जिसे हम बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अगर आपने कोई होम लोन लिया है तो उस होम लोन के अंदर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी डिडक्शन आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली आपने जो हाउस परचेज़ किया है उसके अंदर जो उसकी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं उसकी डिडक्शन भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत आप डिडक्शन ले सकते हैं। यूलिप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके डिडक्शन ले सकते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसके अलावा आप FDR करवा सकते हैं, बट उस FDR का जो टर्म होना चाहिए वो 5 साल की कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी FD 5 साल से कम होगी तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिमिलरली पोस्ट ऑफिस में भी आप टाइम डिपॉजिट करा सकते हैं, उसका पीरियड भी आपका 5 साल ही होना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर आप इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट चाहते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ जिसका लॉक इन पीरियड होता है 3 से 5 साल के बीच में। सिमिलरली आप इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, NABARD रूरल बॉन्ड में ले सकते हैं और इसके अलावा आप फाइनली NPS के अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक कन्फ्यूज़न उनको रहती है, एक वो गलती ये करते हैं कि जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है ये आपको इस सेक्शन के अंदर कवर होता है, तो जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होता है सैलरी के अंदर PF के अंदर वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। तो करीब करीब मान के चलिए अगर आपका टोटल जो PF डिडक्शन होता है 10,000 रुपये होता है तो इतना ही उसमें हाफ जो अमाउंट होता है अप्रॉक्स हाफ अमाउंट, वैसे नॉर्मली क्या होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कम रहता है, एम्प्लॉयर का ज़्यादा रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली उसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। अगर आपका टोटल, अगर मैं मान के चलूँ कि आपका अगर 10,000 PF कट रहा होगा तो कम से कम 4,000 जो कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा PF के अंदर। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये आपको मालूम चल जाएगा अगर आपकी सैलरी स्लिप होगी या आपका जो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला है उसमें जो आपका सैलरी का स्ट्रक्चर है वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है प्रोविडेंट फंड के अंदर। तो सबसे पहले तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब सपोज़ करें आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 4,000 रुपये महीना है,
तो ये जो ईयरली हो जाता है वो 48,000 ईयरली हो जाता है। तो इस केस में जो आपको टोटल डिडक्शन इस सेक्शन को मिलेगी वो 1.50 लाख डिडक्शन मिलेगी। आपको जो इन्वेस्ट करना होगा वो टोटल 1.50 लाख इन्वेस्ट करना होगा। तो इसमें से आपको 48,000 तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू ही मिल गया, जहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप जो बैलेंस है 1.02 लैक्स उसके ऊपर ही अपना कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि मुझे 1.2 लाख क्रिएट कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। नॉर्मली क्या होता है कि आपका प्रोविडेंट फंड भी कट रहा होता है आपका कंट्रीब्यूशन, और आप फिर भी 1.50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उस केस में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई वो करीब करीब 2 लाख के करीब हो गई। 2 लाख का आपको बेनिफिट मिलना नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा ही ध्यान रखिए, आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को पहले कंसिडर कर लीजिए कि उसका अमाउंट कितना है, और उसके बाद देख लीजिए कि 1.5 लाख होने के लिए कितना बैलेंस बचता है। जैसे इस केस में अगर 48,000 रुपये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है तो हमें 1.02 लाख ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1.5 लाख तक की डिडक्शन लेने के लिए। ये एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत सारे एम्प्लॉय गलती करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 80CCC। अब 80CCC जो है, ये जो सेक्शन है ये पार्ट है 80C का। जो ऊपर हमने सेक्शन डिस्कस किया है उसी का ये पार्ट है, और इसके अंदर भी जो डिडक्शन मिलती है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को ही मिलती है। इसके अंदर आपको डिडक्शन कब मिलती है? इसके अंदर डिडक्शन आपको तब मिलती है जब आप किसी भी तरीके की पेमेंट करते हैं या कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी पेंशन फंड ऑफ एलआईसी में, या फिर किसी और इंश्योरर का अगर पेंशन फंड होता है। इसमें क्या होता है कि आपको एलआईसी या और इंश्योरर जो होते हैं वो एक ऑप्शन दे देते हैं, आपको 15-20 साल की इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन दे देते हैं। आप उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और उस 15-20 साल के बाद आपको ही पैसा पेंशन की फॉर्म में हर मंथ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर भी जो डिडक्शन होती है वो मैक्सिमम डिडक्शन क्या होती है, 1.5 लाख रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में होती है। तो अब इसको हम दोनों ही सेक्शन को मिला के समझ लेते हैं, इसलिए मैंने एक नोट दे दिया है आपको। जो कंबाइंड रिडक्शन होगी दोनों ही सेक्शंस के अंदर 80C और 80CCC के अंदर, वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 80C के अंदर 1.50 लाख क्लेम कर लिया और 1.50 लाख 80CCC के अंदर भी क्लेम कर लिया तो 3 लाख आप क्लेम करेंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेक्शन के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सपोज़ आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिया 80C के अंदर और 1 लाख ही आपने इन्वेस्ट कर लिया 80CCC के अंदर, जो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई वो इस केस में 2 लाख रुपीज़ हो गई। बट आपको जो डिडक्शन मिलेगी इनकम टैक्स के अंदर टैक्स सेविंग के पर्पज़ से वो केवल 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी, 2 लाख की नहीं मिलेगी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1 के बारे में। अब जो 80CCD सबसेक्शन 1 है ये भी आपका जो है पार्ट है सेक्शन 80C का। जो 80C है ये भी उसी का पार्ट है। अब इसके अंदर भी जो डिडक्शन मिलती है वो मैक्सिमम एक फाइनेंशियल के अंदर आप 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं। और ये जो डिडक्शन अवेलेबल होती है ये डिडक्शन अवेलेबल होती है सैलरीड इंडिविजुअल को, या फिर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, मीन्स कोई ऐसा इंडिविजुअल जो कि खुद का बिजनेस करता हो या खुद का प्रोफेशनल हो जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज देता हो। तो इस केस में वो डिडक्शन तब मिलेगी जब वो आपका एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन या पेमेंट करता होगा एनपीएस के अंदर, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर वो किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन करता है। वो सैलरीड इंडिविजुअल हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसको इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। अब वो कंट्रीब्यूशन कितना कर सकता है? अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का मतलब है अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो वो 10% कर सकता है अपनी सैलरी का, और सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए, मीन्स वो 10% कर सकता है अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का। तो मैक्सिमम जो लिमिट होगी इन्वेस्टमेंट करने की वो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए होगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होगा, तो इस केस में वो 20% कर सकता है अपनी ग्रॉस टोटल इनकम का। तो इस सेक्शन के अंदर वो 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय एंड 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको एक नोट दे दिया है कि जो कंबाइंड डिडक्शन रहेगी तीनों सेक्शन को ही मिला के, मीन्स 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों ही सेक्शंस को मिला के जो कंबाइंड डिडक्शन रहेगी वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा होने वाले नहीं है। इसका मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया प्लस 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया प्लस यहाँ 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए मिलाकर अगर सपोज आपका 60,000 आ जाता है तो जो टोटल आपकी डिडक्शन हो जाती है वो 2.60 लाख हो जाती है। बट आपको जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी वो 1.50 लाख ही मिलने वाली है, इससे ज़्यादा डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे।
तो इस चार्ट में जो मैंने नीचे आपको चार्ट दिया यही समझाने की कोशिश की है। अगर आपका 80C के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, EPF के अंदर, LIC, PPF, NPS के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन आपकी 1.5 लाख रहेगी। फर्दर आपने 80CCC के अंदर भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी जो कि पेंशन फंड के अंदर आती है, तो वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख तक मिल जाएगी। बट दोनों ही सेक्शंस के अंदर जो मैक्सिमम डिडक्शन रहेगी वो 1.5 लाख से ज़्यादा होने वाली नहीं है। प्लस इन दोनों सेक्शन के अलावा आपने फर्दर एक इन्वेस्टमेंट कर दी 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर, जिसमें आपने एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है NPS के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, यहाँ भी आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक की डिडक्शन है। बट इन तीनों ही सेक्शंस को मिला के जो डिडक्शन होने वाली है वो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा होने वाली नहीं है। तो इन तीनों ही सेक्शन का क्रक्स ये है, अगर आप तीनों ही सेक्शंस के अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो तीनों ही सेक्शन के अमाउंट को ऐड कर लिया जाएगा। अगर वो 1.5 लाख क्रॉस कर रहा होगा तो आपको 1.5 लाख तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। 1.5 लाख तक का ही बेनिफिट आपको इनकम टैक्स के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि सेक्शन 80CCC और जो सेक्शन 80CCD1 है वो पार्ट हैं 80C का। तो 80C का पार्ट होने की वजह से 1.5 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन इन तीनों ही सेक्शन में मिलने वाली आपको नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है सेक्शन 80CCD सेक्शन 1B सबसेक्शन 1B। तो सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B क्या कहता है कि ये जो सेक्शन है, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, इज़ नॉट पार्ट ऑफ 80C, मतलब 80C का ये पार्ट नहीं है। अगर 80C का ये पार्ट नहीं है तो इट मीन्स इसके अंदर जो 1.5 लाख से ज़्यादा की आपको डिडक्शन मिलने की चांसेस रहेंगे। और ये जो डिडक्शन अवेलेबल होती है ये एक इंडिविजुअल को या सेल्फ एम्प्लॉयड को डिडक्शन मिलती है। अब ये इंडिविजुअल जो है ये एक सैलरीड इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखें। सिमिलरली इसके अंदर जो डिडक्शन मिलेगी ये एक एडिशनल डिडक्शन आपको मिलेगी। एडिशनल डिडक्शन का मतलब ये है जो 1.5 लाख आप ऊपर क्लेम कर चुके हैं तीनों सेक्शंस को मिला के, उसके अलावा आपको ये डिडक्शन मिलेगी जो कि मैक्सिमम 50,000 तक मिल सकती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और ये डिडक्शन कब मिलेगी? ये डिडक्शन मिलेगी जब वो सैलरीड एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन या किसी भी तरीके की पेमेंट करता है नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। बट यहाँ कंडीशन रहेगी जो उसको ओपन करवाना पड़ेगा इसके अंदर NPS अकाउंट, वो Tier 1 NPS अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अगर वो Tier 2 NPS अकाउंट ओपन करवाता है तो उस केस में इसको उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। तो इसमें भी है, मैंने आपको एक नोट दे दिया है लास्ट में कि जो कंबाइंड डिडक्शन रहने वाली है चारों ही सेक्शंस को मिला के, चारों ही सेक्शन कौन कौन से थे? 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1 एंड 80CCD सबसेक्शन 1B। तो चारों ही सेक्शंस को जो मिला के मैक्सिमम डिडक्शन होने वाली है आपकी वो 2 लाख रुपए हो जाएगी, क्योंकि 80C, 80CCC और 80CCD1 इसको तो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इनकी डिडक्शन 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो 80CCD1B है इसकी जो डिडक्शन है वो मैक्सिमम 50,000 तक मिलेगी आपको। तो 1.5 लाख प्लस 50,000 आप 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन 4 सेक्शंस को मिलाकर। तो नीचे जो मैंने एक चार्ट बनाया है इसमें ये तो आपको मैं ऑलरेडी ऊपर समझा ही चुका हूँ कि इन तीनों ही सेक्शंस को मिला के आप 1.5 लाख से ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। फर्दर इसमें आप प्लस कर देंगे 80CCD सबसेक्शन 1B, तो 50,000 इसमें क्लेम कर लेंगे, तो 1.5 लाख प्लस 50,000 आपकी जो चारों सेक्शंस को डिडक्शन हो जाएगी वो 2 लाख रुपए की हो जाएगी। इट मीन्स अगर इन चारों सेक्शंस को मिला के अगर 2 लाख से ज़्यादा की आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो इनकम टैक्स में टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा वो 2 लाख तक ही मिल पाएगा। चलिए अब हम अपने लास्ट सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो है सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 2। अब ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भी जो है पार्ट नहीं है 80C का, ये सेक्शन भी 80C का पार्ट नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि 80C का पार्ट नहीं है तो 80C के अंदर तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, तो ये पार्ट नहीं है 80C का, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ डिडक्शन हमें 80C के अलावा मिल सकती है। अब ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन केवल सैलरीड इंडिविजुअल को ही मिलने वाली है, केवल सैलरी एम्प्लॉय को ही ये डिडक्शन अवेलेबल होगी। ये डिडक्शन किस लिए अवेलेबल होगी? ये डिडक्शन अवेलेबल होगी यदि आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो कोई कंट्रीब्यूशन करता है, पेमेंट करता है आपके NPS अकाउंट के अंदर, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, इसमें एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के लिए आपको डिडक्शन अवेलेबल होगी। अब वो कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है वो समझ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है 14% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का मतलब बेसिक प्लस DA ही रहेगा हर जगह इन सेक्शंस के अंदर। यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया है एग्जांपल के लिए, सपोज आपकी बेसिक प्लस DA 6 लाख रुपए है, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो 14% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस
डीए का कंट्रीब्यूट कर सकता है या इससे हाइयर अमाउंट भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है। सिमिलरली अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उस केस में जो ये 14% की लिमिट है वो रिप्लेस हो जाएगी 10% से। तो चलिए अभी सेक्शन को हम सारे ही सेक्शन को क्लब करके एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें भी मैंने आपको एक नोट दे दिया है। अब इसमें कंबाइंड डिडक्शन जो होगी 5 के 5 सेक्शन से, 4 सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और 5th सेक्शन हमारा ये हो गया। अब 80C, 80CCC और 80CCD1 के अंदर हमें 1.5 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिल गई। 80CCD1B के अंदर हमें मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम हो गई, वो 50,000 रुपये की हो गई। तो इन चारों ही सेक्शन को मिला के हमने देखा था, इन चारों ही सेक्शंस को मिला के 2 लाख की डिडक्शन हमें मिल चुकी थी। तो 1.5 लाख प्लस 50,000, यहाँ भी 2 लाख हमने क्लेम कर लिए। फर्दर एक एडिशनल डिडक्शन हमें और मिल जाएगी इस सेक्शन के अंदर, 80CCD सब सेक्शन 2 के अंदर हमें एक फर्दर डिडक्शन फिर मिल जाएगी जो कि 84,000 रुपये होगी। मेरे एग्जांपल में वो 84,000 रुपये कैसे होगी कि मैंने यहाँ पर जो बेसिक सैलरी प्लस डीए लिया था वो 6 लाख रुपीज़ लिया था। तो इस 6 लाख रुपीज़ का अगर मैं 14% करता हूँ तो वो मेरा 84,000 रुपीज़ आ जाता है। तो इसका मतलब मेरे पांचों ही सेक्शन से जो मुझे टोटल डिडक्शन मिल गई वो मिल गई 2,84,000 रुपीज़। तो ये जो 2,84,000 रुपीज़ है इसको मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ को आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए हम आप इसको एक समझ लेते हैं, लर्न विद एग्जांपल। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज मिस्टर ए हैं, वो जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सैलरीड पर्सन है, जिनकी जो ग्रोस टोटल इनकम है वो 8 लाख रुपए है प्लस, बट इस 8 लाख के अंदर जो उनका बेसिक प्लस डीए है, मतलब बेसिक और डियरनेस अलाउंस जो है वो 6 लाख रुपए है। तो चलिए अब हम इन सारे ही सेक्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आपको इस चार्ट से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है। तो मैंने आपके साथ 5 सेक्शन डिस्कस किए, 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1, 80CCD सबसेक्शन 1B एंड 80CCD सबसेक्शन 2। ये 5 सेक्शन ही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब इन पांचों ही सेक्शन को हम इस फॉर्मेट में समझ लेते हैं। अब 80C के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप करते हैं PPF, LIC, यूलिप एक्सेट्रा में। अब सपोज करें आपने जो 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो आपने 80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया। सिमिलरली आपने 80CCC के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जो कि कंट्रीब्यूशन होता है पेंशन फंड के अंदर, वो आपने इन्वेस्टमेंट किया 40,000 रुपीज़। और फाइनली आपने 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जो कि होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस के अंदर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है जो कि होता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, और ये आपने किया 60,000 रुपये। तो जब आप इन तीनों ही सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो आपका हो जाता है 1,80,000 रुपीज़। बट जो इन तीनों ही सेक्शंस को मिला के मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, वो आप मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.50 लाख रुपीज़। तो इस केस में आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो 1,80,000 रुपीज़ है, बस जो आपको डिडक्शन क्लेम करेंगे वो 1,50,000 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। आप 1.50 लाख से ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे तीनों ही सेक्शंस को मिलाकर। चलिए तो हो गई तीनों सेक्शंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B की। इसमें क्या होता है कि इसमें जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो भी एनपीएस के अंदर ही एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे जो आप एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर, वो एनपीएस अकाउंट टियर 1 अकाउंट होता है, और इसके अंदर जो डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट जो आपने की वो की 60,000 रुपीज़ की। बट इसके अंदर भी एक लिमिट है कि इस सेक्शन के अंदर जो आपको मैक्सिमम जो डिडक्शन अवेलेबल होगी वो 50,000 रुपीज़ तक ही अवेलेबल होगी। तो इसमें आपने इन्वेस्ट तो किया 60,000, बट आपको जो इन्वेस्टमेंट क्लेम होगी इनकम टैक्स के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग वो 50,000 ही क्लेम कर पाएंगे। तो ये हो गई 4 सेक्शंस की बात। 3 हमने ऊपर कवर कर लिए और चौथा सेक्शन हमने यहाँ कवर कर लिया। अब हम 5वें सेक्शन पे आ जाते हैं, 80CCD सबसेक्शन 2। अब जो 80CCD सबसेक्शन 2 है उसके अंदर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है जब आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो कंट्रीब्यूशन करता है एनपीएस के अंदर जो कि 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए होता है। तो इस केस में मैं मान के चलता हूँ 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए, जैसे कि मैंने अपना ऊपर एग्जांपल में लिया था, आपका जो बेसिक प्लस डीए है वो 6 लाख रुपीज़ है, तो इसका 14% जो हो जाएगा वो हो जाएगा 84,000 रुपीज़। तो इस सेक्शन के अंदर जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए का। तो इस केस में जो 84 आपने इन्वेस्ट किया वो पूरा का पूरा अमाउंट ही आपको डिडक्शन क्लेम हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें इन 5 सेक्शन के अंदर जो आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो किया 3,24,000 रुपीज़, बट आपको जो डिडक्शन अवेलेबल होगी फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स सेविंग इनकम टैक्स के अंदर वो अवेलेबल होगी 2,84,000 रुपीज़,
क्योंकि आपने जो यहाँ पे 1,80,000 इन्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट आपको 150 ही क्लेम हुआ, और यहाँ पर जो आपने 60,000 इन्वेस्ट किया था उसके अगेंस्ट आपको 50,000 क्लेम हुआ, और फाइनली 84,000 के अगेंस्ट आपको 84 क्लेम हो गया। तो आपकी जो टोटल डिडक्शन हो गई वो 2,84,000 हो गई पाँचों ही सेक्शंस को मिलाकर। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि जो ये आपके 5 सेक्शंस हैं, इन 5 सेक्शंस में आपको कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आप क्लेम कर सकते हैं, कितना कितना बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि टैक्स पेयर की हमेशा ही ये कन्फ्यूज़न बनी रहती थी कि इन पाँचों ही सेक्शंस में आप कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो, please share and subscribe my channel and click on the bell icon and press all so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.